नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन किए थे और संख्या पद्धति से संबंधित परिचय भी किया था, संख्याओं की जानकारी हासिल की थी। आज है 1.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही ऐसे इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण देना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो, आपको ये ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या क्या होती है? जो रियल नंबर होते हैं ना, वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या बराबर आप ये कह सकते हो कि परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी इसके अंदर केवल अपरिमेय नहीं होती है, न केवल परिमेय होती है, दोनों होती है। सारी की सारी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये कहना उचित नहीं है। तो क्या दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य क्यों है? कारण ये देना कि संपूर्ण अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के संग्रह में सम्मिलित होती है। संपूर्ण अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के संग्रह में आती है या सम्मिलित है। फिर 2 नंबर दे रखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m रूट m के रूप का होता है। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु की बात की, ये संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। जैसे ये 0 है तो इस साइड 1 धनात्मक प्राकृत संख्या होती है, 2 और 3 इस साइड पढ़ोगे तो -1 -2 -3 इस प्रकार के संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है। अब ये क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है और ऋणात्मक संख्याएं रूट m के रूप की नहीं हो सकती हैं। रूट m के रूप की केवल धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। उसके बाद में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए आप, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब वो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, एक अपरिमेय होती है। ये कथन कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये कथन पहले तो ये देख लीजिए असत्य है। अब असत्य क्यों है? क्योंकि ये इसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप ये कहोगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वो परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या होती है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होता है, तो ये कथन है वो असत्य है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय दोनों भी होता है। तो आप ये लिखोगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप लिखोगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। अब ये पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इसमें कारण बताना क्यों, कौन कौन सी संख्या का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप वर्गमूल के रूप में आप 1 को लिखोगे √1, तो √1 को मैं क्या लिख सकता हूँ वर्गमूल के रूप में? 1 × 1 लिखूं तो ये √1 ही रहेगा। अगर ये दोनों संख्या पेयर के रूप में आएगी, जोड़े के रूप में आएगी, तो 1 को मैं बाहर ले सकता हूँ। इसी प्रकार से
यदि ये √2 दे रखा है तो √2 से आप देखोगे √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 तो अपरिमेय हो जाएगी। √4 ले लीजिए, √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू 2, ये भी 4 ही है ना, 2 इंटू 2 4 है। अब ये संख्या दोनों जोड़े के रूप में आएगी तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं रूट के अंदर 9 लेता हूँ, वर्गमूल 9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू 3, और इसके अंदर 3 है वो बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये 1 2 3 ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसने क्या कहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो ये तो बात सिद्ध हो गई कि अपरिमेय नहीं होता, इसमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो रही है। एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या हो, तो आप दे सकते हो √4 है, कैसी संख्या है, √4 एक परिमेय संख्या है, इसका उदाहरण आप दे सकते हो। √9 कैसी संख्या है, √9 भी परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी परिमेय संख्या है, ये कथन है वो असत्य हो जाएगा और इसका ये कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस प्रश्न के अंदर रूलर की आवश्यकता होगी, स्केल की आवश्यकता होगी, रूलर मतलब स्केल की आवश्यकता होगी, छंदे और प्रकार की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इस पर स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इस लाइन पर आपको कुछ इकाइयाँ लेनी है जो कि समान दूरी पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्केल को यहीं पर के रख करके इकाइयाँ ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर 0 बिंदु माना है, और उसके बाद में ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, ये 4 इकाई, इस प्रकार से मैंने कुछ इकाइयाँ ली है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आप मूल बिंदु मानोगे 0। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3, -4, यहाँ तक है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस देख देते हैं, एक संख्या रेखा स्केल की सहायता से खींचनी है, इस पर मूल बिंदु 0 और इधर धनात्मक संख्या लेनी, इधर ऋणात्मक संख्या लेनी है। फिर क्या करना है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। √5 है, √5 देखो आप, √4 का मान कितना होता है, √4 का मान 2 होता है, तो √5 का मान 2 से ऊपर ही होगा। कुल मिलाकर के कितने से ऊपर होगा, 2 से ऊपर होगा। तो आप 2 पर आ जाइए, 1 और 2 यहाँ पर आ जाइए। 2 पर आने के बाद में क्या करना है, आपको वापस स्केल लेकर के 1 सेंटीमीटर इसे ऊपर लाइन खींचनी है, लंबवत लाइन खींचनी है। ठीक है, वो आप संदेह की सहायता से ले सकते हो, 90 डिग्री की होनी चाहिए। और खींचनी कितनी है, खींचनी भी बिल्कुल 1 इकाई, मतलब 1 सेंटीमीटर खींचनी है, 1 सेंटीमीटर खींचनी है। अब मैं यहाँ पर, अगर आपको यहाँ से बिल्कुल 1 सेंटीमीटर छोटा लग रहा है तो आप 1 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, लेकिन उसको मानना 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैंने एक संख्या रेखा खींची, उस पर बिंदुओं को प्रदर्शित किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 पर खींच ली है, इसको अपन को 2 पर खींचना है। किस पर खींचना है, 2 पर। तो वापस रखिए, 90 डिग्री से लाइन खींच ली 2 पर, और 2 पर खींचने के बाद में अब यहाँ से देखिए 2 पर खींच ली। अब आपको क्या करना है, ये बिंदु O है ना, ये बिंदु, इसको आप 0 जो बिंदु है इसको A मान रहा हूँ, और 2 पर जो संख्या रेखा इसको बिंदु B मान रहा हूँ, और ये जो बिंदु है इस बिंदु को मैं C बिंदु मान रहा हूँ। फिर क्या करना, बिंदु A और C को मिलाना है। तो मैं यहाँ पर बिंदु A और C को मिला दिया, बिंदु A और C को मिला दिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, A B बराबर, देखो ये A और B कितना लिया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और मतलब बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देखिए B और C, ऊपर मैंने केवल 1 सेंटीमीटर लाइन खींची, B C बराबर 1 सेंटीमीटर, और फिर ये
AC बराबर √5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर पहले ये समझा देता हूँ ग्राफिकली, फिर मैं यही बताऊंगा कि ये √5 है, ये कैसे है। अब सबसे पहले वापस देखिए, जिसको भी करना है संख्या रेखा खींचिए स्केल की सहायता से, उस पर संख्या प्रदर्शित कीजिए, एक तरफ ऋणात्मक एक तरफ धनात्मक। फिर 2 सेंटीमीटर पर बिंदु एक डी लेना है, फिर एक इकाई ऊपर से लाइन खींचनी है, लंबवत लाइन खींचनी है, जहाँ पर बिंदु सी होगा, बिंदु सी को बिंदु ए से मिलाना है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। ये जो AC प्राप्त होगा ये कितना होगा? √5 होगा। फिर क्या करना है, आपको प्रकार लेना है। प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखना है। कहां पर रखना है? बिंदु ए पर। प्रकार को खोलना कितना है? बिंदु ए से सी तक खोलना, सी तक खोलना है। प्रकार को कितना खोलना है? बिंदु ए से सी तक। जब प्रकार को बिंदु ए से सी तक खोलोगे तो यहां से आपको छाप मिलेगा और इस छाप को आप धीरे 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 आगे बढ़ाते जाइए। अब यहां से देखिए, ये बिंदु जो ए है इसको केंद्र बिंदु मान के चले तो ये एक वर्ताकार सर्कल प्राप्त हो रहा है। वर्ताकार सर्कल प्राप्त हो रहा है, इससे अपन को यहाँ पर ये वर्ताकार सर्कल साफ काट रहा है, बिंदु इस संख्या रेखा पर काट रहा है, जिसको बिंदु आप डी मान लीजिए। ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है? डी है। अब आप देखिए, ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये मैं कह सकता हूं AC बराबर, ये जो AC है ये किसके बराबर है? AD के बराबर है। किसके बराबर है? AD के बराबर है। AC बराबर AD और AC का मान कितना है? √5 है, तो AD का मान भी कितना हो जाएगा? √5 है। मतलब A से ये D बिंदु है, ये कितनी दूरी पर है? √5 पर है। तो ये जो √5 है वो संख्या रेखा पर यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। अब ये शर्त है कि √5 ये आया कहाँ से? √5 देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें इस त्रिभुज के अंदर देखिए, ये जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। ये जो रूट वाली भुजा दिख रही है ना, ये भुजा कौन सी है? ये कर्ण है। ये जो नीचे वाली भुजा दिख रही है ये इसकी आधार है और ये जो 90 डिग्री जो बन रहा है ये कौन सी है? इसकी लंब है। अपने पास कर्ण, लंब, आधार तीनों दे रखे हैं। तो यहां से देखिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 1 मिनट के लिए AC अपन को मालूम नहीं है कि ये √5 है, ये कहां से है, इसको अपन को प्रदर्शित करना है। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, जो BC है ना ये, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार नीचे वाली भुजा 2 सेंटीमीटर ली थी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बराबर हो जाएगा 5। अब यहां से देखिए, गणित के अंदर रूल है, अगर बराबर के इस साइड में माइनस में संख्या इधर आके प्लस में होती है, प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, गुणा में तो भाग में हो जाएगी, भाग में तो गुणा में हो जाएगी। अगर कोई संख्या वर्ग में है तो इधर आके वर्गमूल में हो जाएगी। अगर कोई संख्या यहाँ पर वर्गमूल में है तो इधर आके वर्ग हो जाती है, यहाँ पर वर्ग में है तो इधर आके वर्गमूल में हो जाएगी। आप ये कहोगे कर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है इधर आके वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है और ये √5। तो कर्ण का मान कितना आया? √5। और कर्ण कौन सा है? AC है। AC का मान कितना आया? √5 आ गया। इज द करेक्ट आंसर। अब क्या पूछा गया था? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। पहले संख्या रेखा खींचनी स्केल की सहायता से, उस पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं प्रदर्शित करनी है। फिर स्केल को 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु B लेना है। कहां पर? A से 0 से 2 सेंटीमीटर बिंदु B लिया और बिंदु B पर 1 सेंटीमीटर ऊपर रेखा खींचनी, लंबवत रेखा खींचनी है। ठीक है। जहां पर बिंदु C प्राप्त हुआ, फिर क्या किया? बिंदु C को मैंने बिंदु A से मिला दिया। अब बिंदु A और B है ये 2 सेंटीमीटर है, बिंदु BC है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है और जो बिंदु AC प्राप्त हुआ वो कितना? √5 प्राप्त हुआ। ये √5 किस प्रकार आया? ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। किस प्रकार आया? पाइथागोरस प्रमेय से आया।
तो इसलिए कर्ण बराबर कितना प्राप्त हो गया, √5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। ये जो प्रश्न है परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा ले रहा हूँ, इस पर मैं वर्गमूल सर्पिल की रचना करने वाला हूँ। यहाँ पर संख्या रेखा ले ली, उसके बाद में इस पर बिंदु कोई ओ लेना है, और मैंने यहाँ पर बिंदु ओ ले लिया, ठीक है, ये बिंदु ओ है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको प्रत्येक वर्ग इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर तक का गैप लेना है। यहाँ पर रखने के पश्चात मैं 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, और यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हो रहा है ये बिंदु कोई P1 है, या फिर बिंदु P मान लीजिए। कितना मान लीजिए, बिंदु P है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, बिंदु P पर छंदे को रखना है और 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाना है, जहाँ पर भी बिंदु आपको प्राप्त होता है उसको केवल और केवल कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर मैंने रखा और 1 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पर है वो 1 सेंटीमीटर बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मान के चलना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, अब यहाँ से इस बिंदु P पर जब हमने लंब डाला वो बिंदु P1 पर है, ये बिंदु कौन सा है, P1 आ गया, ठीक है। अब बिंदु P1 आ गया, P1 और O को क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ से बिंदु P और O को मिला दिया। अब यहाँ से देखिए, ये जो था ये 1 सेंटीमीटर है, OP बराबर भी 1 है, और P और P1 भी बराबर कितना है, 1 है। तो मुझे O और P1 पाइथागोरस प्रमेय से कितना मिलेगा, √1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा या फिर √1 मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर OP1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, संदेह को वापस इस प्रकार से रखना है P1 पर और लंब डालना है, ठीक है। जब आप संदेह को P1 पर रखोगे तो लंबवत रेखा है वो इस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से लंबवत रेखा जाएगी। इससे अपन को बिंदु, एक नया बिंदु प्राप्त होगा, और उच्च बिंदु का नाम होगा P2। कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, P2। फिर वही की वही प्रक्रिया होगी, इस P2 को क्या कर देना है, इसके साथ मिला देना है। अब यहाँ से देखिए, ये कितना था, ये 1 था, ठीक है। अब ये 1 और 1 कितना प्राप्त हो जाएगा, √2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये √2 है, और ये कितना है, 1 है। तो फिर यहाँ से √2 और 1 वापस मिल जाएगा, तो O जो P2 प्राप्त होगा वो कितना होगा, √3 प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, कुछ भी नहीं करना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो तीसरे क्वेश्चन के अंदर की थी, यहाँ पर √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करना है, वो आपको कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, वापस जो बिंदु P2 प्राप्त हो रहा है उस पर ऐसे संधा रखना है। मेरे पास संधा नहीं है, यहाँ से आपको इस प्रकार से संधा रखना है, और संधा रखने के पश्चात P2 पर 90 डिग्री कोण पर बिंदु लगा लेना है, और वहाँ जहाँ पर भी आपको बिंदु मेल खा रहा है वहाँ पर स्केल की सहायता से उसको क्या कर देना है, मिला देना है। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ओनली फॉर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर मिलाने के पश्चात जो भी बिंदु प्राप्त हो रहा है उसको किसके साथ मिला देना है, बिंदु O के साथ मिला देना है। किसके साथ मिला देना है, बिंदु O के साथ। अब यहाँ से देखिए, ये √2 ये √3 प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर ये तो बिंदु हर बार कितना लेना है, ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। ये यहाँ पर कितना हुआ, ये 1, ये फिर √2 √3, अब की बार कितना प्राप्त हो जाएगा, √4 प्राप्त हो जाएगा। और ये बिंदु P2 के बाद में कौन सा बिंदु लेना है, P3 आ जाएगा। तो OP3 बराबर √4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपको हर बार इस सर्कल का निर्माण करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आप इस प्रकार से यहाँ पर आओगे तब आपको कहाँ तक, OP17 तक प्राप्त होगा। कितने तक प्राप्त होगा, OP17, जिसका मान कितना होगा, √18। तो ये वर्गमूल सर्पिल की रचना इस प्रकार से करनी थी। अपन को OP1 का मान √2
और अगर OP का मान पूछे तो इसका मान 1 कह सकते हो या फिर A को मैं √1 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √1, √2, √3, √4, √5 इस प्रकार से √18 तक ये जो वर्गाकार वर्गमूल सर्पिल है ये बन सकता है। वैसे ये आपको क्रियाकलाप है, एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, समझाने के लिए इतना समझा दिया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।